Hello students, today we are starting the topic linear equation in two variables of class 10th. ठीक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टॉपिक कह सकते हैं इसको, कि इसमें जो मेथड ऑफ सॉल्विंग है ये आगे चल के डिस्कस होंगे, तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे अपन. ठीक है, तो सबसे पहले तो इस चैप्टर की बात कर लेते हैं. इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, लीनियर वर्ड तुमने 9th क्लास में डिस्कस किया होगा. लीनियर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी. ठीक है, इक्वेशन तो तुम्हें पता ही है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड समथिंग दिया होगा. ठीक है, और वो इक्वल होगा. ठीक है, टू वेरिएबल्स का मतलब इसमें दो वेरिएबल यूज़ होंगे. जैसे 9th में जो पॉलिनोमियल तुमने पढ़ा था वो सिंगल में था, ऐसे ऐसे पढ़ते थे तुम. मान लिया पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, तो इस पॉलिनोमियल में क्या, ये तो एक तो पॉलिनोमियल है, एक इसके अंदर वेरिएबल एक है जिसकी डिग्री 1 है, तो इसको अपन लीनियर बोल देते थे. फिर इसको अपन क्वाड्रेटिक बोल देते थे. इस टाइप से सिस्टम था. ठीक है, तो इनको अपन पॉलिनोमियल बोलते थे. अभी जो अपनी लीनियर इक्वेशन, एक तो इक्वेशन वर्ड नया आ गया, एक टू वेरिएबल्स में आ गया. वैसे तुमने पढ़ा हुआ है इसको, ग्राफ कई बार बनाए हुए हैं, तो लेकिन इसका जो जनरल फॉर्मेट होता है, जनरल फॉर्मेट ऑफ अ लाइन, लीनियर इक्वेशन को लाइन बोल दिया इन टू वेरिएबल्स, तो वो इस टाइप से होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स. इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. ठीक है, तो लाइन को हमेशा ही इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, जहाँ पे a b और c क्या है, ये कांस्टेंट है. ठीक है, अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि अगर ये लिखा हुआ है ना, तो ये लाइन का इक्वेशन है या नहीं है, ये कन्फ्यूज़न रहता है. तो यस, इट इज़ इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, वो भले ही a लिखा हो चाहे माइनस a लिखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. ठीक है, x के साथ में कुछ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, x की पावर यहाँ 1 होगी, y के साथ कुछ मल्टीप्लाई में आएगा, उसकी पावर 1 होगी, एंड सम कांस्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0. 0 क्यों लिया, क्योंकि अपन इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों होते हैं. तो ये तो थी जनरल बात की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, और ये रिप्रेजेंट क्या करेगा. अगर इसको आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे, जैसे भी आप प्लॉट करते हो इस टाइप से बॉक्स बना के, ठीक है, जैसे मान लिया एक इक्वेशन ही ले ली मैंने, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, कुछ भी ऐसे. तो इसमें a की वैल्यू 5 होगी, b की वैल्यू 2 होगी, c की वैल्यू इधर लाके इसको जनरलाइज करूँगा तो -10 हो गई. ठीक है, तो दिस इक्वेशन में बी रिटन एज, अच्छा इसको यहाँ लिख देता हूँ, 5x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0. अब कंपेयर कर लो कोफिशिएंट्स, तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -10, ऐसे ये हो जाएगा. अब मान लिया इसको मुझे प्लॉट करना है इस लाइन को. ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ इसका ग्राफ कैसा आएगा लीनियर इक्वेशन का. तो मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. तो अगर सिंप्लीफाइड तरीके से बनाऊं, ठीक है, तो ये ग्राफ आ जाएगा. कैसे आया, पहले इसको 0 रखा, y को, y की वैल्यू 0 रखी, मतलब x एक्सिस की बात कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो ये पॉइंट हो गया 2,0. यहाँ से भी देख सकते हो, मान लिया ये x है ये y है, तो मैंने y को 0 रखा, इस लाइन के लिए बात कर रहा हूँ, y को 0 रखा, तो ये 10 उधर जाके पॉजिटिव, मतलब ये हो जाएगा 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2. तो 2,0 फर्स्ट पॉइंट आ गया. ऐसे ही यू कैन फाइंड दिस पॉइंट विल बी 0,5. तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन आ रही है.
कहने का मतलब ये हुआ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब भी अपन ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वो हमेशा अपन को एक लाइन एग्जीक्यूट करके देगी। यहाँ तक ठीक है? प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट दैट इंफॉर्मेशन। लेट्स मूव टू प्योर नेम ऑफ द चैप्टर ऑफ क्लास 10th विच इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब तक हमने ये देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, उसका नेचर कैसा होता है, वो हमेशा ही एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ तक पढ़ा। अब पेयर ऑफ का मतलब दो लाइंस होंगी, ठीक है? तो आप तो ये सोचिए कि दो लाइंस प्लेन में ग्राफ के ऊपर किस किस टाइप से हो सकती हैं, ठीक है? तो वो आपके आंसर्स जो होंगे वो टैली करना इससे, और अगर कोई एक्स्ट्रा व्यू आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है कि दो लाइंस ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है? पहला तो होगा कि दो लाइंस ऐसे कट कर जाएंगी, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि सर ऐसा हो गया, चलो ये लो। तो लाइन तो क्या होती है, लाइन तो एक्सपांड कर सकते हैं कहीं तक भी उसी डायरेक्शन में। तो ऐसे एक्सपांड की मैंने, इसको ऐसे एक्सपांड किया, तो ये दोनों तो सेम हो गए, मतलब दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ठीक है? जो दूसरे वाला है वो ऐसे है, ठीक है? ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं पैरेलल, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, उस टाइप में होगी दो लाइंस। या तीसरी लाइन क्या होगी, ये डॉटेड से तो मैं फर्स्ट लाइन शो कर रहा हूँ, ठीक है? मान लिया ये L1, इसमें ये L1 ये L2, मतलब फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन L1 L2। अब इसमें मान लिया ये L1 है और इसके बिल्कुल ऊपर ये L2 है, मान लिया, ठीक है? तो ये तीन कंडीशन हो सकती हैं। कोई भी दो अगर लाइंस को अपन प्लॉट करते हैं तो ऐसे ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है? आप प्लॉट करके देखिएगा। इफ़ यू गेट अ न्यू वन देन प्लीज़ टेल मी ऑल्सो, ठीक है? अब पहले वाली को बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है? दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। तीसरे वाले को क्या बोलते हैं, कोइंसाइड या फिर ओवरलैपिंग लाइंस। ये नेम हो गए तीनों के। अब एक बार वापस से देखते हैं कि L1 की इक्वेशन मान लिया ऐसे है, ठीक है? एंड L2 इज लाइक, अब इन दोनों में इनके नाम तो अलग अलग करने पड़ेंगे, तो मैंने ये कांस्टेंट चेंज कर दिए। कुछ भी हो सकता है, वैल्यूज़ आपको ऑलमोस्ट दी होंगी, नहीं दी होगी तो कंडीशन दी होगी फाइंड करने के लिए, उसको देखते हैं। मतलब क्या ये दोनों लाइंस अलग अलग होगी, ठीक है? अब अगर इंटरसेक्टिंग होगी तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, x के कोफिशिएंट का रेशियो, दोनों लाइंस के x के कोफिशिएंट, मतलब इसमें x का कोफिशिएंट कौन, जो x के मल्टीप्लिकेशन में A1, इसमें x का कोफिशिएंट कौन, जो x के मल्टीप्लाई में A2। तो A1 अपन A2 मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। अगर ऐसा होगा तो ये श्योर है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग ही होंगी, ठीक है? और कोई इसका अल्टरनेट नहीं है। तो x के कोफिशिएंट के रेशियो अगर y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं आ रहा तो लाइंस हमें क्या मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग मिलेंगी। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, इसको यहाँ पे पहली बात इसको इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। दूसरी बात, दो टर्म्स आएंगी अपने पास, एक तो आएगी कंसिस्टेंट और एक आएगी इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट क्या होती है, कंसिस्टेंट वो होती है जिसमें एटलीस्ट वन कॉमन पॉइंट, दो लाइंस के बीच में एटलीस्ट वन कॉमन पॉइंट आए, उनको अपन कंसिस्टेंट लाइंस बोलते हैं। इनकंसिस्टेंट किन को बोलते हैं, जहाँ पे
कोई भी कॉमन पॉइंट ना आए, तो नो कॉमन पॉइंट, अच्छा इधर लिख दिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों लाइंस पे कॉमन पॉइंट आ रहा है तो आंसर मिलेगा यस, ये आ रहा है एक कॉमन पॉइंट, तो ये कंसिस्टेंट हो गई। तीसरी बात, इसका एक और नाम है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जो कॉमन आ रहा है और कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, यूनिक सॉल्यूशन। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस को बोल सकते हैं वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग। यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक। अब सेकंड क्या है, पैरेलल लाइंस। तो आइदर इसको चेक करने के बजाय यू कैन ड्रॉ ऑल्सो ऑन द ग्राफ, वहाँ से भी आपको जस्टिफिकेशन हो जाएगा कि वेदर इट इज़ इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसाइड। बट ये सबसे ईजी तरीका है देखने का कि आपको डायरेक्टली इक्वेशन देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसाइड लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या होगा, जो x के कोफिशिएंट का रेशियो है दैट विल बी इक्वल्स टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ y बट नॉट इक्वल्स टू रेशियो ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ये क्या हुआ, कांस्टेंट, ये तो किसी का कोफिशिएंट नहीं तो कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल साथ में मल्टीप्लाई नहीं है। तो अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियोज के इक्वल आया बट वो वैल्यू कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल नहीं आई, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। एक बात तो ये, दूसरी बात कि इसको हम पैरेलल लाइंस भी बोल सकते हैं, इनकंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। इनकंसिस्टेंट क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इनमें तो कोई कॉमन पॉइंट आ ही नहीं रहा दोनों के अंदर, तो इनकंसिस्टेंट में थी कि कोई कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए, तो उन लाइंस को क्या बोलते हैं अपन, इनकंसिस्टेंट। तो ये इनकंसिस्टेंट लाइंस होगी। तीसरी बात लिख सकते हैं कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि कोई भी अपन को कॉमन पॉइंट नहीं मिला, तो ये इनकंसिस्टेंट होगी, ठीक है। अब आते थर्ड वाली पे। थर्ड वाली तो एक लाइन है, इसके ऊपर दूसरी लाइन है, तो कॉमन पॉइंट तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अपन को तो एक चाहिए, बहुत सारे हो तो और भी, तो ये तो कंसिस्टेंट हुई, कंसिस्टेंट, ठीक है। दूसरी बात कंसिस्टेंट हो गई। तीसरी बात इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बहुत सारे ऐसे कॉमन पॉइंट हैं जो इन दोनों लाइंस में कॉमन हो गए, तो इन दोनों लाइंस का नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, बहुत सारे, कितने भी फाइंड कर सकते हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है दैट इज द फर्स्ट केस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग x की या अलग अलग y की वैल्यूज़ पे आपको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ मिलती रहेंगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, यूनिक होगा सॉल्यूशन, तो यूज़फुल यही है और ज़्यादातर यही यूज़ होती है। बाकी इन पे भी क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के बनते हैं उनको देख लेते हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड। मान लिया अपने को इक्वेशन कुछ इस टाइप से लिख के दी, मान लिया लेट दिस इज अ लाइन, ठीक है, फाइंड अ न्यू लाइन विच इज पहला पार्ट इसमें लिखा पैरेलल टू दिस लाइन, दूसरा पार्ट लिखा इंटरसेक्टिंग विद गिवन लाइन। दिस की जगह इधर भी गिवन ही कर लो, ठीक है, एंड सी को इनसाइड विद गिवन लाइन। तो अपने को तो एक लाइन पूछिए, अपने बहुत सारी बता सकते हैं। पहली बात तो ये
दूसरी बात ये कि ये इक्वेशन ऑफ द लाइन अपने को गिवन है, इसके परपेंडिकुलर पैरेलल और इस हिसाब से अपने को वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है। तो वेरी सिंपल, अगर पैरेलल है तो आपको x और y के कोफिशिएंट इस हिसाब से लिखने हैं कि अपन डिवाइड जब उनको करें, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 6x प्लस 8y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या ध्यान रखा, 3/6 करूँगा तो 1/2 आएगा, 4/8 करूँगा तो भी 1/2 आएगा, ये तो इक्वल हो गए। लेकिन 12/14 मतलब -12/-14 करूँगा, चलो लिख के दिखा दिया। ये तो 1/2 आ रहा है, यहाँ से भी 1/2 आ रहा है, यहाँ से इट विल नॉट कम 1/2, दिस विल बी 6/7, ठीक है। तो a1/a2 बाय डेफिनेशन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट इट्स नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये पैरेलल लाइन का एग्जांपल हो गया। और भी दे सकते थे, मान लिया ये दे दिया, दिस इज ऑल्सो, अब इसमें ये 1/3 आ रहा है, ये 1/3 आ रहा है, बट वो 12/7 आ रहा है, तो दिस विल बी पैरेलल लाइन। अब मान लिया इंटरसेक्टिंग देना है तो इसमें कुछ भी लिख दो, रेशियो सेम नहीं हो ये ध्यान रखना है। तो मान लिया मैंने लिखा है यहाँ पे 4x प्लस 3y माइनस 12 भी कर दिया, चलो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी, क्योंकि इसका रेशियो 3/4 आ रहा है, इसका रेशियो 4/3 आ रहा है, दोनों रेशियो अलग अलग हैं। फर्स्ट वाले थर्ड वाले से कोई मतलब नहीं है अपन को, वो किसी की इक्वल हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन, कुछ भी। अब इन सब लाइंस में ये चेक कर लिया कि रेशियो सेम तो नहीं आ रहे ना, फर्स्ट वाले मतलब x के कोफिशिएंट के रेशियोज y के कोफिशिएंट के रेशियोज के इक्वल तो नहीं आ रहे, ठीक। फिर कोइंसाइड लाइंस में क्या ध्यान रखना है, तीनों रेशियो ही सेम आने चाहिए। तो अगर मैं इसी को दोबारा लिखूं तो ये दोनों तो मैंने सेम लिख दिए और यहाँ लिख दिया -24 इक्वल्स टू 0। तो अब जितने भी रेशियो हैं वो क्या आएंगे, 1/2, 1/2 एंड 1/2। तो कोफिशिएंट x के रेशियोज, y के रेशियोज और कॉन्स्टेंट्स के रेशियोज तीनों इक्वल आ गए। इस बात का मतलब क्या है, ये लाइन कोइंसाइड होगी। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स डू सम वन एग्जाम्पल, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड k इफ दिस लाइन इज L1, दिस लाइन इज L2 आर पैरेलल। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन लिखा, क्या लिखेंगे इसमें कि 4 पैरेलल लाइंस, ठीक है, a1/a2 मस्ट बी इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। पूरी कंडीशन लिख देंगे, ठीक है। अभी क्या किया, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ से कोफिशिएंट 3 आया, यहाँ से 2k-1 आया, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, यहाँ से 1 आया, यहाँ से k-1 आया। जब इसको सॉल्व करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो दिस टर्म इससे मल्टीप्लाई होके ये 3k-3 इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2k-1। जब मैंने चेंज किया तो k की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, k की वैल्यू 2 आ गई। अब मैंने क्या किया, इनको कंपेयर किया k की वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं आना चाहिए, k की वैल्यू रखी 1/2 - 1 मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू -1/-2k+1। तो चेक कर लिया इसको, ये इक्वल नहीं आएंगे, k की वैल्यू यहाँ पे भी आप 2 ही रख दें तो ये इक्वल नहीं आ रहे। तो k की वैल्यू कितनी आई, वो 2 आई, इसमें ये मतलब इक्वल है।
तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. Let's move to the next topic, which is solving, methods of solving. Pair of linear equation. ठीक है, I have used short form instead of writing full. ठीक है, pair of लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इनको सॉल्व करने के तरीके क्या क्या हैं? फर्स्ट मेथड इज जो तुमने पढ़ रखा है, आई विल डिस्कस दिस इन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि ये तुमने पढ़ रखा है तो मोस्टली स्टूडेंट्स को आता होगा. जिनको नहीं आता वो लास्ट में मैं बता दूंगा. ठीक है. सेकेंड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है. थर्ड इज एलिमिनेशन मेथड एंड फोर्थ वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है. तो वी विल डिस्कस दिस नाउ. से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लिया दो इक्वेशंस ले ली मैंने, कोई भी. ठीक है. अब इसको मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है. ठीक है. तो इसके बहुत सारे तरीके वैसे यूज़ करते हैं एल्गोरिदम्स, बट अपन स्टैंडर्डली अगर चलें तो उसको कैसे देखना है वो देख लो पहले. x, y और कांस्टेंट के लिए 1 यूज़ करना है. y के साथ में नेगेटिव साइन लगाना है. ठीक है. अब उसके बाद क्या करना है वो सुनो ध्यान से. x को स्किप करो. कौन कौन सी वैल्यूज़ बच रही हैं कॉन्स्टेंट्स, उनको लिख दो. 3, -8, -7 और 9. फिर y को स्किप करो. जो जो बच रहे हैं उनको लिख दो. फिर कांस्टेंट को स्किप करो. जो जो बच रहे हैं उनको लिख दो. यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा. यहाँ तक लिखने के बाद लेट्स नोटिस द नेम ऑफ द मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे होगा, ऐसे समथिंग सब में. ठीक है. तो मेन सवाल ये कि सर पहले ऐसे करें मल्टीप्लिकेशन क्रॉस में या ऐसे करें. ठीक है. प्रायोरिटी किसको दें? तो प्रायोरिटी हमेशा पेज वाइज देंगे. बोर्ड में अपन इस डायरेक्शन में लिखते हैं, ऐसे. यहाँ से स्टार्ट करूँगा लिखना तो आई विल फिनिश हेयर. ठीक है. तो मैं ऐसे मैं पहला मल्टीप्लाई करूँगा, फिर ऐसे मैं दूसरा मल्टीप्लाई करूँगा और बीच में हमेशा नेगेटिव साइन लगेगा फर्स्ट वाले के और सेकंड वाले के. तो आई विल शो यू x अपॉन, पहले इसको किया मल्टीप्लाई, दिस इज 27 पॉजिटिव, बीच में माइनस का साइन लगाया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, दिस इज 56. ठीक है. माइनस वाई, अब इसको किया मल्टीप्लाई, दैट इज 18, माइनस का साइन लगाया, 5 8 जा, दैट इज माइनस ऑफ 40. ठीक है. फिर 1 अपॉन ये किया, ये आया माइनस का 14, माइनस ये किया माइनस का 15, सॉरी प्लस का 15. फिर यहाँ तक ठीक है. अब इसको फिर सॉल्व किया, x अपॉन, इसमें से इसको माइनस किया तो दैट विल बी 56 में से 27 माइनस किए तो यहाँ क्या बच गया, 16 में से 9 2, यहाँ पे कितना बच गया 29, वो भी नेगेटिव.
नेगेटिव ऑफ 29 इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन, यहाँ कितना बच गया, ये 18 है और ये प्लस 40 हो गया तो 58, ठीक है। और यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया माइनस का 29। आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। पहले क्या किया, पहले x माइनस वाई और 1 लिखा, x को हाइड किया, इन 4 वैल्यूज़ को लिखा, y को हाइड किया, इन 4 वैल्यूज़ को लिखा, फिर कांस्टेंट को हाइड किया, इन 4 वैल्यूज़ को लिखा। देन ऊपर वाला सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसके सेम ही है वो। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया और रिजल्ट लिख दिया। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा, तो इसको वीडियो को पॉज करके और प्लीज़ नोट इट डाउन। नेक्स्ट देखो क्या करना है, सिंपल है, एक बार इसको इसके इक्वल रखना है, माने कि x अपॉन -29 विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन -29। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो -29x इक्वल्स टू -29, फिर x इक्वल्स टू -29 अपॉन -29 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब सॉल्व करते हैं y के लिए, तो अब इसको भी इसके इक्वल रखना है, तो माइनस वाई अपॉन 58 इक्वल्स टू 1 अपॉन 29 माइनस का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, दैट विल बी 29y इक्वल्स टू 58 एंड y इज इक्वल्स टू 2। तो दिस इज द सॉल्यूशन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रिमेनिंग मेथड्स। ठीक है।